एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई होप आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। और हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इंडियन पॉलिटी। 40 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। आगे क्वेश्चन हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, राइट। तो चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। द प्रीएम्बल वॉज अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. The word socialist, secular and integrity were added by 42nd amendment. And third है, the preamble is a source of power to the government. The preamble is a part of constitution. और ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो चलो थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 है, द प्रीएम्बल वॉज अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू अमेंड किया गया था। ये प्रीएम्बल का अब तक का एकमात्र अमेंडमेंट है, राइट। एंड सेकंड स्टेटमेंट है, द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। ये भी करेक्ट है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू प्रीएम्बल में 3 इंपॉर्टेंट वर्ड ऐड किए गए थे। पहला है सोशलिस्ट, सेकंड है सेकुलर एंड थर्ड है इंटीग्रिटी। इससे पहले प्रीएम्बल में सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, जिसे अमेंड करके सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किया गया था, राइट। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द प्रीएम्बल इज़ अ सोर्स ऑफ पावर टू द गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, राइट। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में हेल्प करता है, लेकिन प्रीएम्बल खुद गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं देता। गवर्नमेंट की पावर कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस आर्टिकल्स और प्रोविजन से आती हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द प्रीएम्बल इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती केस 1976 में ये क्लैरिफाई किया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, साथ ही प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट माना जाता है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ओनली, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, DPSPs। स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, DPSPs आर कंटेन्ड इन पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। They are enforceable by courts. They aim to establish a welfare state. Article 44 deal with the Uniform Civil Code, right? तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। DPSP इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4th यानी आर्टिकल 36 से 51 में दिया गया है, राइट। तो इसलिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास, दे आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, राइट। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। DPSPs ने नॉन जुडिशियल होते हैं, राइट। इसका मतलब है कि अगर स्टेट की किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट नहीं करती तो सिटीज़न डायरेक्टली कोर्ट में जाकर उसे इम्प्लीमेंटेशन की डिमांड नहीं कर सकता, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि DPSPs इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट को एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, राइट। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, दे एम टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। DPSPs का मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया में सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इस्टेब्लिश करना और एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, राइट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, आर्टिकल 44 डील विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 44 स्टेट को डायरेक्टिव देता है कि इंडिया के पूरे टेरिटरी में सिटीज़न के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC सिक्योर करने का प्रयास करे, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 ओनली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़। और स्टेटमेंट्स हैं हमारी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कंटेन्ड इन पार्ट 4th A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे वर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। At present, there are 11 fundamental duties.
एंड दे आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, राइट। तो स्टेटमेंट 1 है फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कंटेन्ड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में दिए गई हैं और ये आर्टिकल 51A में मेंशन है, राइट। एंड स्टेटमेंट सेकंड है हमारे पास, दे वर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था, राइट। इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, ओके। एंड थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, एट प्रेजेंट देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। ये ड्यूटी पेरेंट्स या गार्जियन से रिलेटेड है, जिसमें 6 से 14 साल के चिल्ड्रन को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की बात की गई है, राइट। इसलिए आप टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दे आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जनरली नॉन जुडिशियल हैं, यानी डायरेक्ट कोर्ट के थ्रू एनफोर्स नहीं की जा सकती। हाउएवर पार्लियामेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इफ़ेक्ट देने के लिए लॉज बना सकती है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और स्टेटमेंट्स है हमारी, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट कंडक्ट इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इट कंडक्ट्स इलेक्शन टू पंचायत्स एंड म्यूनसिपैलिटीज़, एंड लास्ट वन इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में दिया गया है, राइट। एंड स्टेटमेंट सेकंड है हमारे पास, इट कंडक्ट्स इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस कंडक्ट कराती है लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो इसलिए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, इट कंडक्ट्स इलेक्शन टू पंचायत्स एंड म्यूनसिपैलिटीज़, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। पंचायत्स और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस याद रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, राइट। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट्यूटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल एट दैट टाइम, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ओनली, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एमरजेंसी प्रोविजंस। स्टेटमेंट है, नेशनल emergency is provided under Article 352. President rule is provided under Article 356. Financial emergency is provided under Article 360, and a financial emergency has been imposed in India at least once. तो हमारी स्टेटमेंट है नेशनल emergency is provided under 352, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 352 के अंडर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकती है, राइट। नेशनल इमरजेंसी तब लगाई जा सकती है जब इंडिया या उसके किसी पार्ट की सिक्योरिटी को थ्रेट हो, वॉर सिचुएशन हो, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म्ड रेवोल्यूशन हो, राइट। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, प्रेसिडेंट रूल इज़ प्रोवाइडेड अंडर 356, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 356 के अंडर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। इसे कॉमनली स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियली प्रेसिडेंट रूल की टर्म यूज़ होती है, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोवाइडेड अंडर 360, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 360 के अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविज़न दिया गया है।
अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इंडिया या उसकी किसी पार्ट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट थ्रेटेंड है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकती है, राइट। एंड स्टेटमेंट 4 है, अ फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन इम्पोज इन इंडिया एटलीस्ट वंस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। इंडिया में अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी इम्पोज नहीं की गई है, राइट, इसलिए स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो हमारा फाइनल आंसर है स्टेटमेंट ए, ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेजिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, द प्रेजिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, द प्रेजिडेंट नॉमिनेट्स 12 members to the राज्यसभा एंड द प्रेजिडेंट कैन डिसॉल्व द राज्यसभा। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, द प्रेजिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया के प्रेजिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली पीपल द्वारा नहीं होता, प्रेजिडेंट को एक इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली और पौंडीचेरी जैसी लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडेड होती है, राइट। एंड स्टेटमेंट सेकंड, द प्रेजिडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेजिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, इसलिए प्रेजिडेंट पार्लियामेंट के एक इंटीग्रल पार्ट है, ऑल्दो प्रेजिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, ओके। एंड थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, द प्रेजिडेंट नॉमिनेट्स 12 members टू द राज्यसभा। प्रेजिडेंट राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है। ये मेंबर्स ये मेंबर लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल सर्विस जैसी फील्ड में स्पेशलाइज नॉलेज रखते हैं, राइट। तो स्टेटमेंट 4, द प्रेजिडेंट कैन डिज़ोल्व द राज्यसभा, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और इसे डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, राज्यसभा को नहीं, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट्स हैं, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज, the state legislative assemblies participate in the elections of the vice president, the vice president act as a president in certain situation। statement 1 बिल्कुल करेक्ट है, the vice president is the ex officio chairman of the राज्य सभा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। इसका मतलब है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम करता है बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। स्टेटमेंट सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट है, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स के इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस याद रखने की ज़रूरत है कि प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमपीज़ प्लस इलेक्टेड एमएलएज होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूडेड इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, राइट। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट नहीं है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वाइस प्रेसिडेंट को सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, राइट। स्टेटमेंट 4 है हमारे पास, द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इन सर्टेन सिचुएशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाए जैसे डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल या किसी और रीज़न से, तो वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करता है जब तक कि न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता, राइट। तो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ओनली, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर। The governor is appointed by the president. The governor is the constitutional head of the state. The governor holds office during the pleasure of the president. The governor is directly elected by the people of state. तो हमारा स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया के स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, राइट। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट,
ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। गवर्नर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, जैसे यूनियन लेवल पर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं वैसे ही स्टेट लेवल पर गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जीक्यूटिव पावर जनरली चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सरसाइज करते हैं, राइट। एंड स्टेटमेंट थर्ड है द गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। गवर्नर का टेन्योर नॉर्मली 5 ईयर होता है, लेकिन गवर्नर प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ऑफिस होल्ड करता है। इसका मतलब ये है कि गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा टर्म कंप्लीट होने से पहले भी रिमूव किया जा सकता है, राइट। फोर्थ स्टेटमेंट है द गवर्नर इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ स्टेट। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। गवर्नर डायरेक्टली पीपल द्वारा इलेक्टेड नहीं होते, गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। देयरफॉर स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राज्यसभा। स्टेटमेंट्स हैं, राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस, 1/3 of its member retire every 2 years, the maximum strength of Rajya Sabha is 250 members and the Rajya Sabha can never be dissolved। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस। राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है क्योंकि इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, राइट। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड है 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा के अप्रॉक्सीमेटली 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं, इसलिए राज्यसभा कभी कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होती। स्टेटमेंट थर्ड है हमारे पास, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज़ 250 मेंबर्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 मेंबर्स हो सकती है। इनमें 238 मेंबर्स स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं एंड 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, राइट। स्टेटमेंट 4 है हमारे पास, द राज्यसभा कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। देयरफॉर ऑल द स्टेटमेंट्स और 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लोकसभा। स्टेटमेंट्स हैं, लोकसभा इज़ द हाउस ऑफ पीपल, its normal term is 5 years unless dissolved earlier, money bill can be introduced only in Lok Sabha and Rajya Sabha has equal power with Lok Sabha regarding money bill, right। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा इज़ द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है क्योंकि इसके मेंबर्स डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट होते हैं, राइट। एंड स्टेटमेंट सेकंड है, इट्स नॉर्मल टर्म इज़ 5 years अनलेस डिसॉल्व अर्लियर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा का नॉर्मल टेन्योर 5 years होता है, लेकिन प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर लोकसभा को उसकी नॉर्मल टर्म कंप्लीट होने से पहले डिसॉल्व कर सकती है। एमरजेंसी के लिए लोकसभा का टर्म पार्लियामेंट लॉ के थ्रू एक्सटेंड किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस, राइट। एंड स्टेटमेंट थर्ड है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। मनी बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन भी रिक्वायर्ड होती है, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विद लोकसभा रिगार्डिंग मनी बिल। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मनी बिल के केस में राज्यसभा की पावर्स लोकसभा के इक्वल नहीं होती। राज्यसभा मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकती, सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है। मनी बिल को मैक्सिमम 14 दिन तक होल्ड कर सकती है, राइट। लोकसभा राज्यसभा के रिकमेंडेशन पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है। तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मनी बिल। स्टेटमेंट्स है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नेसेसरी फॉर इस इंट्रोडक्शन, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑन वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल इज़ फाइनल, राज्यसभा कैन अमेंड मनी बिल। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 109 के अकॉर्डिंग मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, राइट।
स्टेटमेंट सेकंड है प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ नेसेसरी फॉर इज इंट्रोडक्शन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन रिक्वायर होती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए है कि मनी बिल को सिर्फ मिनिस्टर्स ही इंट्रोड्यूस कर सकता है, राइट। तो स्टेटमेंट थर्ड है हमारे पास, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑन द वेदर अ बिल इज मनी बिल इज़ फाइनल। ये स्टेटमेंट, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110(3) के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि मनी बिल है या नहीं, तो लोकसभा स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है, राइट। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास, राज्यसभा कैन अमेंड मनी बिल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। राज्यसभा मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकती, राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है। लोकसभा राज्यसभा की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। राज्यसभा को मनी बिल 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा में रिटर्न करना होता है। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर बिल रिटर्न नहीं करती तो बिल डीम्ड टू बी पास्ड बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट माना जाता है, राइट। तो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। It is the highest judicial authority of India. It has original appellate and advisory jurisdiction. It is the court of record. It can issue writ under Article 32, right? Statement 1 बिल्कुल करेक्ट है। It is the highest judicial authority of India. सुप्रीम कोर्ट इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है। यह कोर्ट के जुडिशियल सिस्टम में सबसे हाईएस्ट appellate कोर्ट है, राइट। इसके डिसीजन इंडिया के सभी कोर्ट पर बाइंडिंग होते हैं, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। इट हैज़ ओरिजिनल अपलाइट एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास मेनली 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ जुरिडिक्शन होते हैं, राइट। ये है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, अपलाइट जुरिडिक्शन एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन, राइट। तो स्टेटमेंट थर्ड है, इट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 129 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और प्रोसीजर रिकॉर्ड के रूप में प्रिजर्व किए जा सकते हैं और उन्हें एविडेंस के रूप में यूज़ किया जा सकता है, राइट। सुप्रीम कोर्ट को अपनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश करने की पावर भी होती है, राइट। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास, इट कैन इशू रिट अंडर आर्टिकल 32। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्समेंट के लिए रिट इशू कर सकता है, राइट। सुप्रीम कोर्ट ये काम कर सकता है। देयरफॉर ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हाई कोर्ट्स। Every state has a high court. Parliament may establish a common high court for 2 or more states. High court can issue writ under Article 226. High court have wider writ jurisdiction than the Supreme Court. तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट का प्रोविज़न है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टेट के हाई कोर्ट कम्प्लीटली सेपरेट हों। कुछ केसेस में कॉमन हाई कोर्ट 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए हो सकते हैं, राइट। सेकंड स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट में इस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट लॉ के थ्रू 2 और मोर स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकती है, राइट। थर्ड स्टेटमेंट है, हाई कोर्ट कैन इशू रिट अंडर 226। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंडर रिट इशू करने की पावर दी गई है, राइट। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास, हाई कोर्ट हैव वाइडर रिट जुरिडिक्शन दैन द सुप्रीम कोर्ट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 रिट मेनली फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट के लिए है, एंड हाई कोर्ट आर्टिकल 226 रिट फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के साथ साथ एनी अदर पर्पज़ यानी अदर लीगल राइट्स के लिए भी इशू कर सकती है, राइट।
इसीलिए हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन वाइडर है एज़ कम्पेयर टू द सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन अंडर 32 आर्टिकल 32, राइट। तो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ऑप्शन स्टेटमेंट हैं, पंचायत आर प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, municipalities are provided under part 9th A, the 73rd constitutional amendment relates to the panchayats, and fourth है the 74th constitutional amendment relates to the municipalities। तो statement 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब हम सेल्फ गवर्नेंस के बारे में थोड़ा समझते हैं। इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दी गई हैं, 73rd अमेंडमेंट पंचायत की और 74th अमेंडमेंट म्यूनसिपैलिटीज़ की। अब ये स्टेटमेंट को चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1, पंचायत आर प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, राइट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9th ऐड किया गया, जिसमें पंचायत से रिलेटेड प्रोविज़न दिए गए हैं। ये प्रोविज़न मेनली आर्टिकल 243 टू 2430 में है, राइट। और सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, म्यूनसिपैलिटीज़ आर प्रोवाइडेड अंडर 9th A, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9th ऐड किया गया, इसमें म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड प्रोविज़न दिए गए थे, राइट। एंड स्टेटमेंट 3rd है, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेट्स टू पंचायत, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। 73rd अमेंडमेंट का रिलेशन रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस से है, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इसके थ्रू जनरली 3 टायर पंचायती राज सिस्टम का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड ज़िला परिषद, राइट। एंड स्टेटमेंट 4 है, द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेट्स टू म्यूनसिपैलिटीज़, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। 74th अमेंडमेंट का रिलेशन अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट यानी म्यूनसिपैलिटी से है, देयरफॉर ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, राइट। CAG is the constitutional authority. CAG audits the accounts of union and states. CAG is appointed by the president and CAG submits reports to the president and governor, right? Statement 1 बिल्कुल करेक्ट है। CAG is a constitutional authority. इसका प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में दिया गया है। CAG का मेन रोल पब्लिक फंड और गवर्नमेंट अकाउंट्स की ऑडिटिंग से रिलेटेड है, राइट। स्टेटमेंट 2 है हमारे पास, CAG ऑडिट द अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। CAG यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करता है। CAG का रोल गवर्नमेंट के फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड स्टेटमेंट 3rd है, CAG इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। CAG को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। CAG अपने ऑफिस से तभी रिमूव किया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का सेम मैनर और ग्राउंड फॉलो किए जाएँ, राइट। एंड स्टेटमेंट 4 है, CAG सबमिट ऑडिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोविजंस। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। English continues to be used for official purpose as provided by law. Sanskrit is the official language of the union. And fourth है, the official language provisions are contained in part to the constitution. इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शंस हैं। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग यूनियन की ऑफिशियल
लैंग्वेज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट है, इसलिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन हिंदी एंड स्क्रिप्ट इज़ देवनागरी। स्टेटमेंट सेकंड, इंग्लिश कंटिन्यूज टू बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस एज प्रोवाइडेड बाय लॉ। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, इंग्लिश को भी ऑफिशियल पर्पस के लिए कंटिन्यू किया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग इंग्लिश का यूज़ यूनियन के ऑफिशियल पर्पस और पार्लियामेंट के बिजनेस में कंटिन्यू किया जा सकता है, इसलिए प्रैक्टिकल लेवल पर इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल वर्क में हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ किए जाते हैं, राइट। स्टेटमेंट थर्ड है, संस्कृत इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, संस्कृत यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट है, राइट। एंड स्टेटमेंट 4, द ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोविजन कंटेन करता है, राइट। देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ओनली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। फाइनेंस कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शन कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नीति आयोग इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड यूपीएससी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, फाइनेंस कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में दिया गया है। फाइनेंस कमीशन का मेन फंक्शन सेंटर और स्टेट के बीच फाइनेंशियल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देना होता है, राइट। एंड स्टेटमेंट सेकंड, इलेक्शन कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका प्रोविज़न आर्टिकल 324 में दिया गया है। ये पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराती है, राइट। स्टेटमेंट थर्ड है, नीति आयोग इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नीति आयोग को यूनियन कैबिनेट रेजोल्यूशन 2015 के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था, इसलिए इसे एग्जीक्यूटिव बॉडी कहा जाता है, राइट। एंड स्टेटमेंट 4, यूपीएससी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 टू 323 में दिया गया है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ओनली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, पार्लियामेंट अलोन कैन अमेंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सम अमेंडमेंट्स रिक्वायर रेक्टिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स, द प्रेसिडेंट कैन नॉट विदहोल्ड असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, राइट। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का मेन प्रोसीजर आर्टिकल 368 में दिया गया है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हर प्रोविज़न को सिर्फ आर्टिकल 368 के कुछ के प्रोसीजर से ही अमेंड नहीं किया जा सकता, कुछ प्रोविज़न सिंपल मेजॉरिटी से भी चेंज किए जा सकते हैं, राइट। एंड स्टेटमेंट सेकंड है, पार्लियामेंट अलोन कैन अमेंड एवरी प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हर प्रोविज़न को अलोन अमेंड नहीं कर सकती, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट के स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की रेक्टिफिकेशन भी ज़रूरी होती है, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सम अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड रेक्टिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविज़न को अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में रिक्वायर्ड मेजॉरिटी के बाद नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। स्टेटमेंट 4 है, द प्रेसिडेंट कैन नॉट विद होल्ड असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के बाद प्रेसिडेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास पर असेंट देना मैंडेटरी है। प्रेसिडेंट इस बिल को ऑर्डिनरी बिल की तरह रिजेक्ट या विद होल्ड नहीं कर सकता, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution originally contained 8 schedules. At present, the Constitution contains 12 schedules. The
10th schedule deal with anti-defection, and the 11th schedule relates to पंचायत। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंटेन 8 शेड्यूल्ड। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली अडॉप्ट हुआ था तब कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, राइट। एंड स्टेटमेंट सेकंड, एट प्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 12 शेड्यूल। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। प्रेजेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। टाइम के साथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के थ्रू एडिशन शेड्यूल में की गई थी, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द 10th शेड्यूल डील विद एंटी डिफेक्शन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 10th शेड्यूल को 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पॉलिटिकल डिफेक्शंस को कंट्रोल करना है, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द 11th शेड्यूल रिलेट टू पंचायत। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। 11th शेड्यूल पंचायत से रिलेटेड है। इसमें पंचायत के फंक्शन के लिए 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। ये शेड्यूल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू ऐड की गई थी, राइट। देयरफॉर ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। It is the lengthiest written constitution in the world. It came into force on 26 January 1950. It was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949. It establishes India as a sovereign, socialist, secular and democratic republic. Right? तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जनरली वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। इसकी लेंथ एक मेजर रीजन से है। कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नेंस के बहुत सारे डिटेल प्रोविजन इंक्लूड किए गए हैं, राइट। एंड स्टेटमेंट सेकंड, इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1915 को ऑफिशियली केम इनटू फोर्स हुआ। इस डेट को हम हर साल रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, राइट। एंड स्टेटमेंट 3, इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड ऑन 26 नवंबर 1949। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। इसी वजह से इंडिया में 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, राइट। एंड स्टेटमेंट थर्ड, इट इस्टेब्लिशेस इंडिया एज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4, राइट। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। और भी इंपॉर्टेंट MCQs लेके जो कि स्टेटमेंट बेस्ड होंगे मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो यूँ ही देखते रहिए। थैंक यू सो मच।